अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं डॉक्टर अमर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट पर। कैसी चल रही है पढ़ाई? आशा करता हूं कि मस्त चल रही होगी। बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो चैप्टर है उसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने डीएनए रेप्लिकेशन तक का कवर अप कर लिया था। डीएनए रेप्लिकेशन बेसिकली शुरू किया था और बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। आज जो अपना मेन टॉपिक रहेगा वह रहेगा बेटा सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो बेटा इसको हम लोग पहले एक बार समझ लेते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है और उसके बाद हम लोग इसी को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, तो बेसिकली आज अपना जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए प्रतिलिपिकरण का अर्धसुरक्षी स्वरूप। बेसिकली क्या रहेगा बेटा? डीएनए प्रतिलिपिकरण का अर्धसुरक्षी स्वरूप। देखो बेटा, बेसिकली डीएनए प्रतिलिपिकरण अलग अलग बताया था वैज्ञानिकों ने। दो तरह का बताया था बेसिकली, एक बताया था संरक्षी और एक बताया था अर्धसंरक्षी। संरक्षी को हम लोग लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अर्धसंरक्षी को एक बार थोड़ा सा यहां पर वापस देखते हैं। देखो बेटा, मैं कह रहा हूं ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है। 5' 3' और 3' 5', ठीक है। अगर इस डीएनए मॉलिक्यूल से एक स्ट्रैंड तो वही रहता है, ये रहा 5' और 3' और एक स्ट्रैंड जो है वह नया बनता है 3' और 5', ये नया बनता है। एक स्ट्रैंड तो वही रहता है 5' 3' और एक स्ट्रैंड जो है वह नया बनता है ये वाला। दैट इज व्हाट दिस इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब डीएनए प्रतिलिपिकरण का वह स्वरूप जिसके दौरान डीएनए का एक रज्जुक तो वही रहता है और एक रज्जुक नया बनता है, उसे हम लोग अर्धसंरक्षी या सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, क्या है बेटा? देखिएगा, डीएनए प्रतिलिपिकरण का वह स्वरूप जिसके दौरान, लिख लीजिएगा, डीएनए प्रतिलिपिकरण का वह स्वरूप, डीएनए प्रतिलिपिकरण का वह स्वरूप जिसके दौरान नए बनने वाले डीएनए अणु में एक रज्जुक तो वही रहता है, वह एक रज्जुक नया बनता है। एक रज्जुक तो बेटा वही रहेगा और एक रज्जुक जो होता है वह नया बनता है, उसे डीएनए प्रतिलिपिकरण का, उसे डीएनए प्रतिलिपिकरण का
अर्ध संरक्षी स्वरूप कहते हैं। क्लियर है बेटा? कि मतलब डीएनए प्रतिलिपिकरण के दौरान अगर एक स्टैंड वही रहता है और एक स्टैंड अगर नया बनता है तो उसे हम लोग अर्ध संरक्षी स्वरूप कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, इंग्लिश मीडियम लिखिएगा बेटा, इन दिस टाइप ऑफ डीएनए replication in newly formed DNA molecule one strand is newly formed, and other strand remains same. Other strand remains same is called as semi conservative mode of डीएनए रेप्लिकेशन। उसे हम लोग सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कहेंगे। अब देखो बेटा, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर इसको प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए थे। हालांकि बेटा सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन की जो कॉन्सेप्ट है वह वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। बेसिकली सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वह किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। लेकिन उसके बाद वैज्ञानिक मिशेल्सन एंड स्टेल ने 1958 के अंदर इसको प्रूफ करने के लिए ई कोलाई के ऊपर अपने प्रयोग किए थे। और उसके बाद, इट इज इंपॉर्टेंट बेटा, उसके बाद वैज्ञानिक टेलर और उसके साथियों ने विसिया फबा के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे और इन्होंने ट्राइटिएटेड थाइमिडीन रेडियो आइसोटोप का यूज किया था। इस चीज को लिखिएगा बेटा। मतलब बेसिकली सेमी कंजर्वेटिव मोड, देखो मैं पॉइंट्स में लिखवा लेता हूं बिल्कुल फ्लो चार्ट के रूप में। बेसिकली सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन किसने दिया था? यह दिया था, 3 पॉइंट इसके ध्यान रखने हैं। इट वॉज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। फिर देखना बेटा, प्रूव्ड बाय मिशेल्सन एंड स्टेहल। बेटा देखना, इन्होंने अपने प्रयोग किसके ऊपर किए थे? ई कोलाई के ऊपर। इन्होंने अपने प्रयोग किए थे ई कोलाई पर। और इन्होंने क्या यूज लिया था? इन्होंने बेसिकली दे यूज isotopes of nitrogen, heavy isotope of nitrogen. They use light and heavy isotope of nitrogen. मतलब उन्होंने N14 एंड N15 को यूज किया था। दूसरे एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेटा टेलर। क्या नाम था बेटा? टेलर और उसके साथियों ने एक प्लांट था विसिया फाबा 1958 के अंदर। दोनों ने प्रयोग अपने 1958 के अंदर किए थे। इन्होंने भी 1958 के अंदर किया था। दूसरा वैज्ञानिक आएगा बेटा टेलर ने भी 1958 के अंदर प्रयोग किया। किसके ऊपर किया बेटा? इन्होंने किया विसिया फाबा पर। विसिया फाबा।
किस पे किया था? विसिया फाबा। और बेसिकली इन्होंने जो यूज किया था वह यूज किया था बेटा रेडियो आइसोटोप ट्राइटिएटेड थाइमिडीन। ट्राइटिएटेड थाइमिडीन क्या यूज किया था बेटा? रेडियो आइसोटोप ट्राइटिएटेड थाइमिडीन। इज दैट क्लियर? मतलब ये चीज आपको पूछी जा सकती है, इसलिए अलग से इसके नोट्स बना दिए हमने। क्या कह रहा हूं कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को सबसे पहले द कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। उसके बाद यूं तो कई वैज्ञानिक थे, लेकिन एनसीईआरटी ने जो दे रखा है, दो वैज्ञानिकों के बारे में दे रखा है कि एक वैज्ञानिक का ग्रुप था मिचेल्सन एंड स्टेहल। मिचेल्सन एंड स्टेहल ने 1958 के अंदर अपने प्रयोग ई कोलाई के ऊपर किए, अपने एक्सपेरिमेंट ई कोलाई के ऊपर किए, और उन्होंने नाइट्रोजन के लाइट और हैवी आइसोटोप को यूज किया था। उसके बाद साइंटिस्ट आए टेलर। साइंटिस्ट कौन आए बेटा? टेलर और उसके फ्रेंड कौन आए? टेलर और उसके साथियों ने विसिया फाबा प्लांट के ऊपर 1958 के अंदर रेडियो आइसोटोप ट्राइटिएटेड थाइमिडीन का यूज करके डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मोड का होता है, उसे समझाया था। और बेटा खुशी की बात यह है कि अपने सिलेबस के अंदर केवल मिचेल्सन एंड स्टेहल का एक्सपेरिमेंट है। विसिया फाबा के ऊपर जिसके ऊपर टेलर ने काम किया था, ये एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन नहीं कर रखा है। तो बेसिकली आज जो अपना टॉपिक रहेगा मिचेल्सन एंड स्टेहल एक्सपेरिमेंट टू प्रूव। क्या है बेटा? मिचेल्सन एंड स्टेहल एक्सपेरिमेंट, इसको हम लोग आज प्रूव करेंगे। मिचेल्सन एंड स्टेहल के एक्सपेरिमेंट को हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? देखो बेटा, मिचेल्सन एंड स्टेहल, मैथ्यू मिचेल्सन एंड स्टेहल, पूरा नाम क्या होता है बेटा इसका? इनका पूरा नाम मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टेहल। कब किया था? 1958 के अंदर किया था। ठीक है? क्यों किया था? टू प्रूव दैट डीएनए रेप्लिकेशन occurs in semi conservative mode, किस लिए किया बेटा? कि यह सिद्ध करने के लिए कि डीएनए प्रतिलिपिकरण जो है वह अर्धसंरक्षी होता है। बेटा इन्होंने अपने प्रयोग जो किए वह ई कोलाई जीवाणु के ऊपर किए थे। यह एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है? पहले कुछ नॉर्मल सी बातें कर लेते हैं इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, फिर हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। इन्होंने मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टेहल नाम के दो वैज्ञानिक थे। 1958 के अंदर डीएनए प्रतिलिपिकरण अर्धसंरक्षी प्रकृति का होता है, इसके लिए ई कोलाई जीवाणुओं पर अपने प्रयोग किए। बेटा इन्होंने क्या किया था? आइसोटोप नाइट्रोजन के हल्के और भारी समस्थानिक को यूज किया था। यूज्ड लाइट एंड हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, मतलब किसको? N15 को और N14 को यूज किया था। ठीक है? फिर देखना बेटा अगली बात, इन्होंने नाइट्रोजन के आइसोटोप्स को, लाइट और हैवी आइसोटोप को अलग करने के लिए सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट, सीजियम क्लोराइड घनत्व प्रवणता का यूज किया। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूज सीजियम क्लोराइड डेंसिटी
डेंसिटी ग्रेडियंट। अब इसको हम लोग हिंदी में लिख लेते हैं। एक लाइन में ही पूरी सब कुछ बात बता दूंगा कि मैथ्यू मिशेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टेहल ने 1958 में डीएनए प्रतिलिपिकरण अर्धसंरक्षी प्रकृति का होता है, इसलिए ई कोलाई जीवाणु पर अपने प्रयोग किए। उन्होंने अपने प्रयोग के दौरान नाइट्रोजन के हल्के व भारी समस्थानिकों को यूज किया और साथ में ही सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट या सीजियम क्लोराइड घनत्व प्रवणता का उपयोग किया था। इसको क्या बोलते हैं बेटा? सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट क्या होता है अभी मैं आपको समझाऊंगा। हिंदी मीडियम वाले पहले लिख लेते हैं कि मैथ्यू मिशेल्सन व फ्रैंकलिन स्टेहल ने 1958 ने डीएनए प्रतिलिपिकरण अर्ध संरक्षी प्रकृति का होता है, इसको सिद्ध करने के लिए ई कोलाई जीवाणु पर अपने प्रयोग किए थे। उन्होंने अपने प्रयोग के दौरान निम्न का यूज किया, निम्न का उपयोग किया। नोट्स के रूप में लिख लेते हैं। पहला तो उन्होंने क्या यूज लिया था? नाइट्रोजन, हिंदी मीडियम लिख रहा है ना, नाइट्रोजन के हल्के व भारी समस्थानिक का। समस्थानिक क्या होते हैं आप मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है ना? आई नो वेरी वेल। N15 एंड N14 परमाणु क्रमांक एक होता है, भार अलग अलग होता है। दूसरा उन्होंने क्या यूज लिया? सीजियम क्लोराइड घनत्व प्रवणता। किसको? हल्के व भारी नाइट्रोजन समस्थानिकों को पृथक करने के लिए, ठीक है। अब देखो बेटा, घनत्व प्रवणता का मतलब क्या होता है? बेटा प्रवणता का मतलब पहले समझो। प्रवणता का मतलब होता है सीरीज। मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि एक सीक्वेंस के अंदर, एक सीरीज के अंदर कोई चीज चल रही है तो उसे हम लोग प्रवणता कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे, हल्का रंग, थोड़ा सा और हल्का रंग, और कम हल्का रंग, और कम हल्का रंग, सबसे कम हल्का रंग। ये एक क्या हो गई? सीरीज हो गई। 10 किलो, 12 किलो, 14 किलो, 16 किलो, 18 किलो, 20 किलो, 22 किलो, 24 किलो, 26 किलो, 28 किलो। यह क्या हो गया? भार की प्रवणता हो गई, वेट की ग्रेडियंट हो गई, ठीक है। अगर मैंने कोई फिक्स ऊंचाई की बात कर ली, हाइट की बात कर ली, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट, 9 फीट, एक सीक्वेंस के अंदर, एक सीरीज के अंदर अगर कोई चीज चल रही है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट या प्रवणता कहते हैं।
बेटा इन्होंने सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट डेंसिटी का यूज किया था, डेंसिटी ग्रेडियंट का यूज किया था। मतलब इतना सिंपल समझना है कि जब उसका सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो हल्के भार वाले अलग हो जाएंगे और भारी भार वाले अलग हो जाएंगे। कहने का मतलब जब हम लोग सीजियम क्लोराइड का सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो सेंट्रीफ्यूज के दौरान हम सब जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूज जब करते हैं तो भारी चीज जो है वो नीचे बैठ जाती है। इधर की तरफ क्या हो गया, आपको भारी सीजियम क्लोराइड देखने को मिलेंगे। हैवी वाले इधर जम जाएंगे, उससे हल्के इधर जम जाएंगे, उससे हल्के इधर जम जाएंगे और ठेठ हल्के ऊपर की तरफ। ये क्या है, इस तरीके से जमा हो जाएगा। ये सबसे भारी जो है वह यहां पर रहेगा और सबसे हल्का जो है वह ऊपर की तरफ रहेगा। बस इतना ही ध्यान रखना, हमें और कुछ ज्यादा ध्यान रखना नहीं। अब देखो बेटा, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले इन्होंने अपने प्रयोग के अंदर सबसे पहला स्टेप देखना बेटा, पहला स्टेप क्या है कि ई कोलाई जीवाणु को लिया और इस ई कोलाई जीवाणुओं को N15 युक्त माध्यम के ऊपर ग्रो किया। क्या किया, मैं कह रहा हूं ये एक संवर्धन माध्यम है। ये क्या है बेटा, संवर्धन माध्यम, कल्चर मीडियम है, कल्चर मीडियम है। और इस कल्चर मीडियम के ऊपर उन्होंने क्या डाला, NH4Cl, लेकिन हैवी। मतलब यहां पर इस कल्चर मीडियम के अंदर हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन का यूज किया। इस संवर्धन माध्यम के अंदर उसने NH4Cl अमोनियम क्लोराइड मतलब 15 हैवी नाइट्रोजन का यूज किया और इसके ऊपर उन्होंने ई कोलाई जीवाणुओं को डाल दिया। तो बेटा कैसे क्या होगा कि जैसे जैसे ये ई कोलाई जीवाणु इस संवर्धन माध्यम के ऊपर वृद्धि करेंगे, यह अपने वृद्धि के दौरान संवर्धन माध्यम से नाइट्रोजन को अपने शरीर के अंदर अवशोषित करेंगे। तो उनके शरीर के अंदर, इस ई कोलाई जीवाणुओं के शरीर के अंदर जहां जहां पर भी नाइट्रोजन काम में आता है वहां पर कौन सा नाइट्रोजन एक्यूमुलेट हो जाएगा, यह हैवी नाइट्रोजन जो है वह एक्यूमुलेट हो जाएगा। वापिस समझना बेटा, बहुत अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंट को समझना है क्योंकि यहां से एक मैथमेटिकल क्वेश्चन भी अराइज होता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो हुआ क्या बेटा, मिशेल्सन एंड स्टेल ने एक कल्चर मीडियम लिया, एक संवर्धन माध्यम लिया। हिंदी मीडियम क्या लिया बेटा, संवर्धन माध्यम लिया। बेटा इस संवर्धन माध्यम में उन्होंने नाइट्रोजन के भारी समस्थानिक को यूज किया। किसको यूज किया, नाइट्रोजन के भारी समस्थानिक को यूज किया। हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन को यूज किया। मतलब नाइट्रोजन के दो आइसोटोप होते हैं बेटा, एक होता है बेटा N14 और एक होता है बेटा N15। ये क्या होता है बेटा, हल्का होता है और ये क्या होता है बेटा, भारी होता है। ये तो आप लोग जानते ही हो, ठीक है। जब इनको उन्होंने यूज किया और इसके ऊपर ई कोलाई जीवाणुओं को कई पीढ़ियों तक, कई जनरेशन तक उन्होंने क्या कराई, वृद्धि कराई। तो बेटा ई कोलाई जीवाणु अपने वृद्धि के दौरान क्या करेगा, इस संवर्धन माध्यम से नाइट्रोजन को अवशोषित करेगा। तो जितने भी इस ई कोलाई जीवाणु के अंदर नाइट्रोजन युक्त कंपोनेंट होंगे, जैसे नाइट्रोजन बेस है, प्रोटीन्स है, इन सब के अंदर जो है वह कौन सा वाला नाइट्रोजन एक्यूमुलेट हो जाएगा, N15 वाला नाइट्रोजन एक्यूमुलेट हो जाएगा। क्या किया देखना बेटा, इसको हम फ्लो चार्ट के रूप में लिखेंगे कि इन्होंने क्या किया, कल्चर ई कोलाई सेल, E. coli cells in a medium containing heavy isotope of nitrogen means what, culture medium containing
containing NH4Cl. इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, इसको उन्होंने यूज किया। इसके दौरान क्या होगा? दी हैवी नाइट्रोजन accumulates in the nitrogen containing component in E. coli cells like नाइट्रोजन बेस। ठीक है, इतना ही हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो बेटा क्या होगा। अब उन्होंने इसके बाद में इसमें से डीएनए को आइसोलेट किया और उसका सेंट्रिफिकेशन किया। क्या किया? आइसोलेट द डीएनए एंड सेंट्रीफ्यूज इट। ठीक है, अब देखो बेटा इसका रिजल्ट हम लोग एक फर्स्ट नंबर का रिजल्ट में आपको यहां पर देखने को इस तरीके से बना देता हूं। इसी स्लाइड को हम लोग बाद में भी यूज करेंगे सेकंड रिजल्ट के अंदर। शेप ले लेते हैं। चलो हाथों से बना देते हैं। ठीक है, देखो बेटा इस तरीके से इसका रिजल्ट उसको मिला। ये था फर्स्ट जनरेशन का, मतलब 0 मिनट पर। ठीक है, अब देखो बेटा, या मिनट यहां पे हम लोग नहीं लिखेंगे। अब यहां पर जब उसने यूज किया, सेंट्रीफ्यूज किया, तो सेंट्रीफ्यूज के बाद हम सभी जानते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन के बाद जब उन्होंने सेंट्रीफ्यूज का रिजल्ट जो है वो क्या मिला, क्यों मिला, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। क्या मिला उसको कि उसे कुछ इस तरीके से यहां पर नीचे की तरफ हैवी एक जो है वह बैंड मिला, एक बैंड। ठीक है, एक बैंड। ये बेटा रिजल्ट है, ये क्या है बेटा? रिजल्ट है, परिणाम है, प्रयोग का परिणाम है। इसी स्लाइड को हम लोग बाद में एक्सप्लेन और करेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखना। फिर देखो बेटा उन्होंने क्या किया, उसी स्लाइड को वापस काम में लूंगा। सेकंड स्टेप के अंदर जो बैक्टीरिया उन्हें मिले थे, जो बैक्टीरिया मिले उसको, अब जो बैक्टीरिया मिले उसको अब किस कल्चर मीडियम पर ग्रो किया? अब इस पर उन्होंने कल्चर मीडियम चेंज कर दिया। कंटेनिंग लाइट आइसोटोप या जिसको बोलते हैं नॉर्मल आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। मतलब बेसिकली यहां पर यूज किया बेटा NH4Cl, कौन सा वाला? 14th वाला। इसके अंदर उन्होंने क्या डाला बेटा? NH4Cl नॉर्मल वाला, और साथ में ई कोलाई डाल दिए। लेकिन ये ई कोलाई कौन से थे? कंटेनिंग NH4Cl15 इन इट्स डीएनए। उनके डीएनए के अंदर जो है वह N15 जाएगा, सीधी सी बात है। उनको उसने ग्रो कर दिया किसके ऊपर? सामान्य नाइट्रोजन पर। मतलब क्या किया कि N15 रिच ई कोलाई नाउ कल्चर्ड ऑन अ मीडियम containing NH4Cl14। अब क्या होगा? अब वही बात होगी
कि अब जब ये ई कोलाई, ये वाले ई कोलाई इसके ऊपर ग्रो करेंगे तो नाइट्रोजन को और अवशोषित करेंगे। लेकिन पिछली बार नाइट्रोजन था N15 वाला, इस बार जो नाइट्रोजन रहेगा वो कौन सा रहेगा? N14 वाला, N14 वाला रहेगा। क्या करेंगे? एक्यूमुलेट्स ई कोलाई सेल, ई कोलाई सेल accumulates N14 from culture medium which become the component of nitrogen containing compound, nitrogen containing compound like DNA, क्लियर है? मतलब पहले स्टेप के अंदर उसने क्या किया था? हैवी नाइट्रोजन को यूज किया। उस सेकंड स्टेप के अंदर क्या किया? लाइट नाइट्रोजन को यूज किया। उसके बाद क्या किया? इसके आइसोलेट द डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए एंड सेंट्रीफ्यूज इट। 20 मिनट के बाद, 20 मिनट जो है वह ई कोलाई का गुणनदर होता है। तब उसको यहां पर जो रिजल्ट मिला, रिजल्ट के साथ में लिखेंगे हम लोग, कुछ इस प्रकार का रिजल्ट मिला। सेकंड टाइम क्या रिजल्ट मिला बेटा? इसके इक्वली बनाते हैं। यहां पर जो है, अच्छा सेम कलर यूज करते हैं, सही रहेगा, नहीं तो आपको जो रिजल्ट मिला वह कुछ इस प्रकार का था, इससे थोड़ा सा ऊपर। और मैं 2 कलर यूज ले लेता हूं। क्यों ले रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां तक हम लोग स्लाइड से वापस पढ़ते हैं। ये कौन सा है बेटा? सेकंड जनरेशन का रिजल्ट है। यहां तक हम लोग इसको वापस देखते हैं, स्लाइड से पढ़ते हैं। देखो बेटा, फर्स्ट क्या किया? दे ग्रू ई कोलाई इन अ मीडियम कंटेनिंग 15NH4Cl. 15N is the heavy isotope of nitrogen as the only nitrogen source for many generation. उन्होंने ई कोलाई को कई पीढ़ियों तक N15 युक्त नाइट्रोजन माध्यम के ऊपर ग्रो किया। As the only nitrogen source of the result was that, इसका परिणाम क्या निकला? The 15 nitrogen or the heavy nitrogen was incorporated into the newly synthesized DNA as well as other nitrogen containing compound. जब उन्होंने ई कोलाई को N15 युक्त माध्यम पर ग्रो किया तो यह N15 उसके नाइट्रोजन युक्त जितने भी जैव अणु हैं उसके अंदर एक्यूमुलेट हुआ, जैसे डीएनए। दिस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल कुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए बाय सेंट्रिफिकेशन इन अ सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, उन्होंने जो हैवी नाइट्रोजन को अलग करने के लिए सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट का यूज किया था। दे डू नॉट, यहां पर ध्यान रखना, 15N जो है इट इज नॉट द रेडियो एक्टिव आइसोटोप, इट इज द हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस चीज को याद रखना। ठीक है ना, इस चीज को याद रखना। इट इज नॉट रेडियो एक्टिव, रेडियो सक्रिय समस्थानिक नहीं है, यह भारी समस्थानिक है। ठीक है, यह चीज समझ में आई। जब उसने इसका सेंट्रिफिकेशन किया तो उसको नीचे की तरफ सेंट्रीफ्यूज के अंदर एक जो है वह बैंड देखने को मिला। अब देखना बेटा, ये हमने लिख दिया, इसको, इसका रिजल्ट हमने यहां पे लिख दिया। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या किया? देन दे ट्रांसफर्ड, उन्होंने जो 15NH4Cl मीडियम पे जो ई कोलाई मिले थे उसको ट्रांसफर किया किसके ऊपर? 14th वाले के ऊपर। ठीक है, देन दे ट्रांसफर द सेल्स इनटू अ मीडियम विथ नॉर्मल NH4Cl एंड ये बेटा ऐसे लिखा हुआ आपको मैंने पहले भी बताया है, अगर कोई टाइपोलॉजिकल एरर आ जाती है तो टाइपोलॉजिकल एरर को आप लोग ध्यान से इसको समझना, कोई अदरवाइज मत लेना।
ठीक है, उसको NH4Cl15 पर ग्रो किया एंड टुक सैंपल एट वेरियस definite time interval as the cell multiply and extract the DNA that remain as the double stranded helicals. The varial samples were separated independently on cesium chloride gradient to measure the density of DNA. 20 मिनट के अंदर लिए गए और उसको उन्होंने आइसोलेट करके डीएनए को आइसोलेट करके सेंट्रीफ्यूज किया। तीसरे स्टेप के अंदर क्या किया? Thus, the DNA that was extracted from the culture one generation after the transferred from 15N to the 14N had a hybrid. अब देखो बेटा, मतलब 0 मिनट के ऊपर एक स्टैंड मिला था, 20 मिनट के ऊपर भी एक स्टैंड मिला, वो कैसा था वो हम लोग बाद में देखेंगे। इसके बाद 40 पीढ़ी के बाद, मतलब अगले थर्ड स्टेप के अंदर उन्होंने क्या किया? अरे एक मिनट, ये क्या कर दिया मैंने? थर्ड स्टेप के अंदर क्या कर दिया? इसको हटाओ। यहां पर थर्ड स्टेप के अंदर उन्होंने क्या किया देखना। थर्ड स्टेप के अंदर ये कल्चर मीडियम लिया, ये लिया कल्चर मीडियम, और इस कल्चर मीडियम के अंदर क्या डाला हुआ है? इस कल्चर मीडियम के अंदर डाला हुआ है आपके NH4Cl, वही है, उसी के ऊपर ग्रो किया हुआ है। थर्ड स्टेप नहीं कह सकते, या तो 40 मिनट बाद कह सकते हो, ऐसा कह दो। 14th वाला कंटेनिंग मीडियम, ठीक है। ई कोलाई है, ई कोलाई कौन से हैं? ऑब्टेन्ड फ्रॉम NH4, कौन से वाले? ये वाले, इस मीडियम वाले। बेटा यहां हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो ग्रो हुए थे उसको 20 मिनट बाद लिया और अगले को 40 मिनट बाद लिया, वही लिखें। चलो वही लिखते हैं, ठीक है, वही लिखते हैं, नहीं तो आपको बुक से अलग देखने को गड़बड़ हो जाएगी। अब देखो बेटा, थर्ड के अंदर क्या किया? चलो इसको हटा देते हैं। यहां से 2 स्टेप लिए, एक तो लिया 20 मिनट के बाद और उसके बाद लिया 40 मिनट के बाद। 20 मिनट के बाद जो रिजल्ट मिला वो अलग था, 40 मिनट के बाद जो रिजल्ट मिला वह अलग था। 20 मिनट के बाद जो रिजल्ट मिला था उसको हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया था। 40 मिनट के बाद क्या किया? आइसोलेट किया डीएनए को, आइसोलेट डीएनए एंड सेंट्रीफ्यूज इट। जब उन्होंने इसको आइसोलेट किया तो यहां पर हम रिजल्ट लिख रहे हैं, कहां पर? यहां पर। तो उन्होंने क्या देखा कि इस बार उन्हें कुछ इस प्रकार से कुछ स्टैंड जो है वह ऊपर की तरफ भी मिले। यहां पर अरे कुछ यहां पर मिले और कुछ जो है ये मिल गया हैवी, ये हो गया वो, ठीक है। और कुछ जो है वह बीच के अंदर मिले, कुछ जो है वह बीच के अंदर मिले, कुछ जो है वह बीच के अंदर मिल गए। इस प्रकार से उन्हें जो है वह रिजल्ट मिले। ये तो रिजल्ट है, अब इसका एनालिसिस हम लोग करेंगे, ठीक है। ये हो गया बेटा थर्ड। ये कब है? ये बेटा है 0 मिनट पर। ये कब है? ये है 20 मिनट के ऊपर। ये कब है? ये है बेटा 40 मिनट के ऊपर। अब इसकी एनालिसिस हम लोग करते हैं। देखो बेटा, अगर इसको बार के अनुसार डिवाइड करें तो मुझे बताओ, अगर ये है, ये आएगा बेटा सबसे भारी,
ये क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट, और ये क्या हो जाएगा, सबसे हल्का, सबसे हल्का। मतलब हल्का मतलब क्या है, N14 है। भारी मतलब क्या है, N15 है। और इंटरमीडिएट का मतलब क्या है, N15 और N14 का मिक्सअप है। यही तो हुआ, N15 और N14 का मिक्सअप है। अब यहां पर देखो बेटा, अगर मैं इसी को देखते हैं कि पहले डीएनए जो था ये था N15 वाला और ये भी था N15 वाला यहां पर, तो जब इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो एक ही मिलेगा। अब देखना 0 मिनट के बाद 20 मिनट पे क्या हुआ, 20 मिनट पर उसने उसको किस में रखा था, N14 में रखा था। तो रेप्लिकेशन हुआ, एक स्टैंड वही रहता है, एक नया बनता है। चलो भाई, एक स्टैंड वही रहता है और एक जो होता है वह नया बनता है। एक स्टैंड वही रहता है और एक जो है वह नया बनता है। मतलब एक तो क्या रहेगा, N15 का रहेगा और एक क्या रहेगा बेटा, N14 का रहेगा। सही बात है, गलत है? एक N15 होगा और एक N14 होगा। जब इसका हम लोग सेंट्रीफ्यूज करेंगे, इसका हम लोग सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो उसका भार ना तो हल्के में रह जाएगा ना भारी में जाएगा, ये वाला मिलेगा। सही बात है, गलत है? यही तो मिलेगा। अब देखना बेटा, अगले 20 मिनट बाद मतलब 40 मिनट, अब क्या है बेटा, 40 मिनट किस में रखा था, N14 के अंदर रखा था। तो इससे डीएनए बनाएंगे, इससे बनाएंगे तो बेटा, सॉरी मैं इससे बनाएंगे तो एक तो वही रहेगा, एक नया बनेगा। चलो भाई, एक नया बनेगा, एक वही रहेगा, सॉरी एक वही रहेगा, एक वही रहेगा और एक क्या बनेगा बेटा, नया बनेगा। एक वही रहेगा, एक नया बनेगा और एक जो है इस तरीके का डीएनए मिलेगा। मतलब यहां पर इंटरमीडिएट भी मिला और हल्का भी मिला। इसको वापस कुछ इस तरीके से देखते हैं। देखना बेटा, 0 मिनट के ऊपर क्या हुआ, पूरा इसके नीचे ही मैं सेंट्रीफ्यूज ट्यूब बना दूंगा। ये था आपका, सपोज मैं कह रहा हूं डीएनए, ब्लैक में ले लेते हैं डीएनए को, पहले वाले को ले लेते हैं ब्लैक के अंदर। ये कौन सा डीएनए है, N15। दोनों स्टैंड कौन से हैं बेटा, N15 के। जब इसका उसने सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो हैवी है, हैवी है तो क्या मिलेगा बेटा, कौन सा कलर लिया, ब्लैक लिया है ना, तो ब्लैक ही लेते हैं। हैवी है तो इस प्रकार से नीचे की तरफ एक जो है बैंड देखने को मिलेगा, एक बैंड देखने को मिलेगा। अगले 20 मिनट में इन्होंने क्या किया, इसको रखा था N14 में। किस में रखा था, N14 के अंदर। जब इसको N14 के अंदर रखेंगे तो यह क्या करेगा, नाइट्रोजन को लेगा और जब इस नाइट्रोजन को लेगा, एक मिनट बेटा, जब इस नाइट्रोजन को यह लेगा तो बेटा क्या करेगा, अपने अंदर एक्यूमुलेट करेगा। तो एक स्टैंड तो वही रहेगा और एक जो है वह नया बनेगा, एक नया बनेगा, एक वही रहेगा। इसके अंदर क्या होगा, एक तो होगा N15 और एक क्या होगा N14, एक क्या होगा N14 और एक होगा N15। सही बात है, गलत है? जब इसका हम लोग सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो उसका भार जो होगा वह ना तो हल्का होगा और ना ही भारी होगा, इससे थोड़ा सा ऊपर आएगा। चलो इससे ऊपर आएगा, ये चलो इसे ऊपर ले लेते हैं, लेकिन वह इंटरमीडिएट होगा, इंटरमीडिएट होगा ना। सही बात है। अब इसी को उसने 40 मिनट के ऊपर लिया था, 40 मिनट। मीडियम कौन सा था, N14 वाला ही था। तो बेटा देखना, इसी से इससे बनाना है ना, तो ये एक N15, सॉरी ये रहा एक N15, ठीक है। N15 के साथ नया वाला कौन सा होगा, N14 होगा, ठीक है। ये कौन सा है बेटा,
N15, ये हो गया N14। अब इसका N14 वाला और इसके साथ में वापस नया बनने वाला भी N14, इसका N14, तो ये दोनों कौन से होंगे? N14, N14, N14 और N14। अब ये इस स्टैंड को पकड़ो, इस स्टैंड से देखो ये हो गए, अगले वाले फोर्थ स्टैंड को पकड़ो, एक होगा N15 वाला और ये हो जाएगा आपके N14 वाला। तो जब इसका हम लोग सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो देखो बेटा क्या होगा, एक तो मिलेगा हल्का, हल्का कहां चला जाएगा? ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ चला जाएगा। और एक मिलेगा बेटा इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट बिल्कुल इसके बराबर होगा, इंटरमीडिएट जो होगा वह इसके बराबर होगा। ये कुछ इस प्रकार से रिजल्ट हमें मिले। ये क्या प्रूफ करते हैं कि ये क्या है बेटा? ये है आपके हैवी, ये क्या है बेटा? हैवी। मतलब यहां पर दोनों स्टैंड कैसे हैं? N15 और N15 वाले, ठीक है। थोड़ा साफ लिख लेता हूं, बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया हमने। ये क्या है बेटा? ये है आपके इंटरमीडिएट, जिसके अंदर क्या है? एक स्टैंड तो N15 का है और एक स्टैंड कौन सा है? N14 का है। यहां पर क्या है? ये है, ये कौन सा है बेटा? इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब एक स्टैंड कौन सा है? N15 का और एक स्टैंड कौन सा है? N14 का। ये कौन सा है? ये है बेटा लाइट, मतलब दोनों स्टैंड कौन से हैं? N14, N14। इस बात से क्या सिद्ध होता है? इस बात से यह सिद्ध होता है कि डीएनए प्रतिलिपिकरण अर्धसंरक्षी प्रकृति का होता है। ये देखो बेटा, बहुत अच्छी तरीके से समझाया। ये था 0 मिनट के ऊपर। 0 मिनट के ऊपर आपको एक ही क्या मिला बेटा? हैवी बैंड मिला। क्या मिला बेटा? हैवी बैंड। और ये हैवी बैंड किसका होगा? ये हैवी बैंड होगा इसके अंदर दोनों N15, N15, ठीक है। जब इसको N14 वाले मीडियम पर ग्रो किया, यहां पर मीडियम कौन सा है बेटा? N14 वाला है। 20 मिनट बाद उन्होंने एक पहली जनरेशन निकाली, तो यहां पर इंटरमीडिएट डीएनए मिलेगा। कौन सा मिलेगा? या इंटरमीडिएट हाइब्रिड डेंसिटी, जिसके अंदर क्या होगा? एक स्टैंड तो N15 का होगा और एक स्टैंड कौन सा होगा? N14 का होगा। इसी पर जब उसने अगले 20 मिनट या 40 मिनट बाद, 0 के बाद 40 मिनट, इसके बाद 20 मिनट देखा, तो एक मिला लाइट डीएनए। लाइट डीएनए के अंदर क्या होगा? दोनों स्टैंड जो होंगे N14 के होंगे। और इंटरमीडिएट के अंदर क्या होगा बेटा? एक N15 होगा और एक N14 होगा। इससे क्या प्रूफ होता है? इससे यह प्रूफ होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए प्रतिलिपिकरण जो होता है वह अर्धसंरक्षी प्रकृति का होता है। क्लियर है सभी को? ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना बेटा, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा बेटा। एक सामान्य ई कोलाई जीवाणु को, ई कोलाई जीवाणु को एक पीढ़ी पर, एक पीढ़ी तक N15 युक्त माध्यम पर तत्पश्चात निरंतर 2 पीढ़ियों तक N15 युक्त माध्यम पर गुणन करवाया। अंतिम पीढ़ी से प्राप्त जीवाणुओं से अंतिम पीढ़ी से प्राप्त जीवाणुओं से डीएनए प्राप्त कर
प्राप्त कर उनका सेंट्रीफ्यूगेशन करने के पश्चात, सेंट्रीफ्यूगेशन करने के पश्चात निम्न डीएनए अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। किस किस की करनी है? पहले तो करनी है बेटा लाइटर की, हल्के। दूसरी करनी है बेटा भारी की, हैवी की करनी है। और तीसरी हमें गणना करनी है हाइब्रिड या संकर की। ठीक है, हाइब्रिड या संकर की। संकर डीएनए कितनों में होगा? क्या कहना? इंग्लिश मीडियम लिखिएगा, अ नॉर्मल ई कोलाई सेल grew in N15 अच्छा, पहला N15 ले लिया, पहला N15, तो दूसरा बेटा N14 लीजिए ना, दूसरा यहां पर ले लो N14। grew in N15 nitrogen rich medium for 1 generation. After that they grew in N14 rich medium for 2 generation. Then DNA is isolated and centrifuged from the bacteria of last generation. Calculate the DNA. Calculate the number of DNA of following. फर्स्ट कौन सा है देखना हमें? लाइटर को देखना है, लाइटर कितने हैं। सेकंड कौन सा है? हैवी को देखना है। और थर्ड कौन सा है बेटा? थर्ड हमें देखना है हाइब्रिड को। देखना, इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। ये क्वेश्चन समझ लो, पूरा कॉन्सेप्ट सेमी कंजर्वेटिव का आपके माइंड के अंदर सेट हो जाएगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो बेटा कैसे, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक नॉर्मल ई कोलाई को, ध्यान से देखना, नॉर्मल ई कोलाई को यह कह रहा है कि एक जनरेशन तक तो किसमें पहली जनरेशन किसमें कर रहा है? पहली जनरेशन N15 में, फिर कह रहा है N14 के अंदर, 2 पीढ़ी तक। पहली जनरेशन तो हम N15 ऐसे लिख लूं क्या बेटा? N15 ऐसे लिख लेते, क्या फर्क पड़ता है? फिर क्या देखना, निरंतर 2 जनरेशन तक N14 के अंदर ग्रो किया। अब यहां पर ये पूछ रहा है, यहां पे क्या पूछ रहा है? लाइट कितने होंगे। दूसरा क्या पूछ रहा है? हैवी कितने होंगे। और तीसरा पूछ रहा है हाइब्रिड कितने होंगे। ये क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन को इस रूप में फ्रेम करना है। सबसे पहला काम आपका यही होगा कि क्वेश्चन को इस रूप के अंदर आपको फ्रेम करना है। यहां पर क्या लिया हुआ है? नॉर्मल ई कोलाई। मुझे बताओ बेटा, नॉर्मल अगर ई कोलाई होगा तो उसके अंदर कौन सा वाला नाइट्रोजन होगा? N14। इसको आप लोग देखो बेटा, 2 तरीके हैं, या तो स्टैंड बनाओ, मैं स्टैंड नहीं बनाता, ना ही मैं नाइट्रोजन लिखता हूं, आप सीधा लिखो, क्योंकि स्पीड भी पकड़नी है हमें। यहां पे दोनों कौन से होंगे बेटा? 14th होंगे। 14th को उन्होंने क्या किया? 15th के अंदर ग्रो किया। उसके बाद क्या किया? अगेन
सॉरी 14 को 15 के अंदर, पहली बार तो 14 को 15 के अंदर, दूसरी बार किस में किया बेटा 14 के अंदर, और तीसरी बार भी किस में किया 14 के अंदर। ऐसा ही तो किया है, ऐसा ही किया कि नहीं किया। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। देखो बेटा 14th वाला जब रेप्लिकेट करेगा तो जो नया नाइट्रोजन लेगा तो वो कौन सा होगा, यहां से जो डीएनए मिलेगा वो कौन सा होगा, एक तो वही होगा 14th वाला, एक नया मतलब 15 वाला, दूसरा कौन सा होगा 14th वाला, एक नया मतलब ये वाला। इसको बाद में ग्रो किया किसके ऊपर 14th के ऊपर, इसको बाद में किसके ऊपर ग्रो किया 14th के ऊपर। तो यहां पर इस वाले को, इन वाले को ग्रो किया 14th के ऊपर। तो देखो बेटा यहां पे पकड़ो, ये 14th, ये 14th, नया बनने वाला मीडियम से लेगा, ये कौन सा होगा 15, ये 14। अब इसको पकड़ लेते हैं 14, नया वाला कौन सा होगा 14 वाला होगा। अब ये लिया 15 और कौन सा होगा बेटा 14, ऐसे ही होगा। अब इसको वापस कब किया है 14th में किया है, इनको वापस 14th पे किया है। तो देख लो इस 14th को पकड़ लो, 14th के साथ क्या रहेगा 14th आएगा नया वाला, इस 14th के साथ 14th आएगा। अब अगला कौन सा है 15 के साथ कौन सा आएगा 14th आएगा। अगला कौन सा है 14th, ठीक है। अब क्या आएगा 15, 14, अब क्या आएगा 14, 8 बनेंगे देखना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 मिनट कहीं गड़बड़ हो गई, 14, 15, 14, 1 मिनट 14, 15, 14, यहां पे गड़बड़ है, यहां पे देखो बेटा 14th वापस देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वापस कहीं नहीं समझ में आया बच्चों को, हो सकता मैं फर्स्ट कर रहा हूं, वापस देख लो बेटा। देखो बेटा क्या हुआ, ये है, मैं या तो रज्जुक बनाओ या N14 लिखो या 14 लिखो, मैं तो डायरेक्टली 14 से बच्चों को सॉल्व करवाता हूं। 14 को किस में रखा है बेटा, उसको N15 में रखा है, ठीक है। N15 के बाद किस में रखा है बेटा, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं ताकि इसको किस में रखा है बेटा N15 में रखा है, उसके बाद किस में रखा है बेटा N14 में रखा है, और उसके बाद किस में रखा है बेटा वापिस N14 में रखता है। इस यहां पे रिजल्ट लिखते हैं बेटा, इसका रिजल्ट लिखते हैं। इसको 14th वाले को 15th वाले में रखा था, तो एक स्टैंड तो 14th रहेगा और एक स्टैंड नया बनेगा, एक स्टैंड तो 14th रहेगा, एक नया बनने वाला कौन सा होगा 15। अब दूसरे स्टैंड से लेते हैं 14th, नया बनने वाला कौन सा होगा बेटा 15th। ऐसा होगा कि नहीं होगा, अरे होगा या नहीं होगा कि सर होगा। अब यहां का रिजल्ट देखते, लेकिन डीएनए कौन सा वो थोड़ी लेंगे, डीएनए तो ये लेंगे ना, एक स्टैंड वही, एक नया बनने वाला कौन सा है 14th, एक स्टैंड वही, नया बनने वाला कौन सा है 14th, एक स्टैंड वही, नया बनने वाला कौन सा है 14th, एक स्टैंड वही, नया बनने वाला कौन सा 14th। सही बात है गलत है। अब इसको किस में डाला है, इनको डाला है N14th के अंदर, तो एक स्टैंड वही, एक नया बनने वाला 14th, एक स्टैंड वही, नया बनने वाला 14th, एक स्टैंड नहीं, नया बनने वाला 14th, एक स्टैंड नहीं, नया बनने वाला 14, एक स्टैंड वही, 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 नया बनने वाला 14। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा ही होगा कि नहीं होगा। अब मुझे बताओ इसका लाइट कितने हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं, लाइट कितने हैं, लाइट कितने होंगे 1 2 3 4 5 और 6 तो हो गए लाइट। हैवी कितने हैं, हैवी कितने, हैवी एक भी नहीं है 0। और हाइब्रिड कितने हैं, हाइब्रिड आपके कितने आ जाएंगे 2, एक ये रहा और एक ये रहा। आया क्वेश्चन समझ में, आया कि नहीं आया भाई लोगों, अच्छे तरीके से आ गया पक्का। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन लैंग्वेज नहीं लिखता हूं, सीधा ही लिख लेते हैं। देखना बेटा क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। मैं कह रहा हूं एक हाइब्रिड डीएनए है, उसको पहली बार किया N15 में, उसके बाद किया N14 के अंदर, और थर्ड में किया N15 के अंदर। यहां पे जो डीएनए मिला उसके अंदर कैलकुलेट करना है आपको हैवी को, सेकंड कैलकुलेट करना है लाइटर को, और थर्ड कैलकुलेट करना है आपको हाइब्रिड को। कर लोगे, बताइए बेटा। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है सुन लीजिए। हाइब्रिड डीएनए रिच
E. coli were grow for first medium in N15 rich containing medium, then they grow in N14 and then they grow in N15. After the last generation of bacteria, we isolate the DNA and centrifuge it, calculate the number of heavy molecules, light molecules and hybrid DNA molecules in the DNA in the last generation E. coli. यही है हाइब्रिड डीएनए. अब देखो बेटा, हाइब्रिड डीएनए का मतलब क्या है? हाइब्रिड डीएनए का मतलब है N15, एन लिखूंगा ही नहीं मैं, एन नहीं लिखेंगे, एन लिख के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. क्या लिखूंगा? 15 थोड़ा सही लिखते हैं. क्या होगा बेटा? 15, 14. इसको किस में ग्रो किया है बेटा? उसको ग्रो किया है 15 के अंदर. ठीक है, यहां से रिजल्ट निकाल देंगे. उसको किस में ग्रो किया है? उसको ग्रो किया है बेटा 14 के अंदर. फिर थर्ड वाले को किस में ग्रो किया है? 15 के अंदर. ठीक है, यहां से रिजल्ट निकालते हैं. पहला रिजल्ट यहां निकलेगा, दूसरा रिजल्ट यहां निकलेगा और तीसरा रिजल्ट जो है वो यहां निकलेगा. 15 भाई एक स्टैंड वही रहेगा. एक स्टैंड 15 वाला है, दूसरा भी कौन सा होगा? 15 वाला, क्योंकि नया बनने वाला नाइट्रोजन कौन सा है? 15 है. एक स्टैंड वही, एक नया. सही बात है, गलत है? अब यहां पे देखो, एक वही नया लेगा, वो कौन सा होगा? 14. एक वही नया वाला 14. एक वही नया वाला 14. एक वही नया वाला 14. सही है, गलत है? अब इसको 15 पे डाला. एक वही नया बनने वाला 15. 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 ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8. अब इसके अंदर मुझे बताओ हैवी कितने होंगे, लाइट कितने, हैवी कितने हैं बेटा? देखो, हैवी 1 2 और 3 तो आ गए आपके हैवी. लाइट कितने हैं? लाइट एक भी नहीं है. लाइट कितने हो जाएंगे? 0. और हाइब्रिड कितने? 1 2 3 4 और 5 जो है वह आपको हाइब्रिड मिलेंगे. क्लियर है कहानी? कोई समस्या? किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो बताओ. आई थिंक कोई समस्या नहीं. एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. एक क्वेश्चन देखना बेटा, इसी क्वेश्चन को घुमाकर भी लिखा जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 3. सब कॉन्सेप्ट आपके सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के मैं यहां पर क्लियर कर दूंगा. देखना बेटा, क्या कर रहे हैं कि एक नॉर्मल ई कोलाई वाले बैक्टीरिया को ले रहे हैं. क्या ले रहा हूं मैं? नॉर्मल बैक्टीरिया लिया. इस नॉर्मल बैक्टीरिया को मैंने ग्रो किया पहली बार रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन के अंदर. उसके बाद उसको ग्रो किया नॉर्मल नाइट्रोजन के अंदर और उसके बाद इसको ग्रो किया वापस रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन के अंदर. और क्या पूछ रहा हूं कि हाउ मैनी डीएनए मॉलिक्यूल शोड रेडियो एक्टिविटी. बिल्कुल वो का वो क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया. क्या कह रहा हूं? एक नॉर्मल बैक्टीरिया लिया है, सामान्य जीवाणु लिया है, उसको एक बार रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन में, दूसरी बार नॉर्मल नाइट्रोजन में और तीसरी बार रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन के अंदर ग्रो किया. तो बताना है कि कितने डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो रेडियो एक्टिव होंगे. देखो बेटा, अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं बेटा? देखो, किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड होना बहुत जरूरी है. एक्यूरेसी तो मस्ट है, विदाउट एक्यूरेसी एग्जाम क्रैक नहीं होगा, लेकिन एक्यूरेसी के साथ साथ हमें स्पीड भी बनानी है. स्पीड कैसे बढ़ानी है? स्पीड जब बढ़ा पाएंगे जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू करोगे, कुछ ट्रिक्स बना के रखोगे. अब देखो बेटा, अब आप इसको करने बैठोगे तो पता नहीं क्या कितने डायग्राम बनाओ. कुछ नहीं बनाना है बेटा, कोई डायग्राम वगैरह नहीं बनाना है. देखो, अब मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं? नॉर्मल है. देखना बेटा, अगर मैं कह रहा हूं, नीचे मत जा भाई, अगर मैं कह रहा हूं नॉर्मल है, उसके लिए मैं वर्ड काम में ले लेता हूं एन. और अगर भाई और क्या नीचे जा रहा है, अगर मैं कह रहा हूं रेडियो एक्टिव है तो उसके लिए मैं सिंबल काम में ले लेता हूं आर, ले लेता हूं. अब देखो बेटा, नॉर्मल बैक्टीरिया है, मतलब कौन सा है? एन. इसको किस में किया है बेटा? इसको किया है आर में.
फिर किस में किया है, फिर किया है एन में, फिर किस में किया है, फिर थोड़ा बड़ा लिखना है ना, नहीं तो फिर वो रिजल्ट वहां पे नहीं बैठेगा। एन एन में किया, एन एन को किस में किया है बेटा, एन एन को किया है आर में, उसके बाद किस में किया है, उसके बाद किया है एन में, और उसके बाद किया है वापस किस में, आर में। यही तो किया है। अब देखो बेटा यहां का रिजल्ट देखते हैं, एक एन दूसरा आर, एन आर, एन का मतलब नॉर्मल डीएनए, आर का मतलब रेडियो एक्टिव। इसको किस में किया है, इसको किया एन में, तो एन एन, अगला क्या हो जाएगा आर एन, एन एन और आर एन। होगा कि नहीं होगा, अरे होगा या नहीं होगा, होगा सर। फिर क्या किया आर में, तो एक एन आर, दूसरा एन आर, फिर आर आर, एन आर, ये क्या हो जाएगा एन आर, एन आर, अब क्या हो जाएगा आर आर और एन आर। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने रेडियो एक्टिव होंगे, आई थिंक सभी रेडियो एक्टिव होंगे। देख लो आर जहां जहां पे आ रहा है वो सब रेडियो एक्टिविटी, ऑल आर रेडियो एक्टिव। कितने हो जाएंगे बेटा 8। अगर इसमें पूछ ले कि कितने डीएनए के अंदर एक रज्जुक रेडियो एक्टिव होगा, देख लो 1 2 3 4 5 6, या रेशियो पूछ ले रेडियो एक्टिव रज्जुक और एक और देख लो, एक और क्वेश्चन देख लो बेटा, चलो एक और क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर जो भी आ रहा है 4th होगा। मैंने क्या किया, एक नॉर्मल ई कोलाई को एक जनरेशन तक रेडियो एक्टिव में ग्रो किया है, रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन में ग्रो किया है। दूसरी जनरेशन में भी किस में किया है बेटा, रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन में किया है। थर्ड जनरेशन के अंदर किस में किया है बेटा, नॉर्मल नाइट्रोजन में किया है। अब मैं पूछ रहा हूं रेशियो ऑफ, सॉरी, रेशियो ऑफ नॉर्मल एंड रेडियो एक्टिव डीएनए, रेडियो एक्टिव डीएनए मॉलिक्यूल, रेशियो पूछ लिया। अब देखो बेटा इसको पहले सिंपल फॉर्म में बदलते हैं। नॉर्मल है, नॉर्मल के लिए हम लोग एन काम में लेंगे, रेडियो एक्टिव के लिए आर काम में लेंगे। नॉर्मल है तो ये लो एन एन, किस में रखा है बेटा, रेडियो एक्टिव में रखा है तो ले लो आर। फिर क्या किया है, वापस रखा है किसके अंदर, रेडियो एक्टिव के अंदर, ले लो आर। किस में रखा है बेटा, नॉर्मल में एन। निकाल दो, यहां से निकालते पहले, पहला कौन सा होगा एन आर, दूसरा भी कौन सा होगा बेटा एन आर, कोई दिक्कत। फिर देखो बेटा इसको आर में रखा है तो एन आर 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 एन आर और आर आर। फिर क्या किया है, एन में रखा है तो एन एन आर एन आर एन आर एन, यहां तक पहुंच गए। फिर क्या है बेटा एन एन आर एन, यहां तक पहुंच गए। इसका देखते हैं बेटा आर एन आर एन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ नॉर्मल एंड रेडियो एक्टिव डीएनए। नॉर्मल डीएनए कितने हैं बेटा, नॉर्मल डीएनए आपको कितना मिला 1, और ये 1 2, और रेडियो एक्टिव 1 2 3 4 5 6, मतलब नॉर्मल डीएनए कितना है बेटा, नॉर्मल डीएनए कितने मिले आपको यहां पर, नॉर्मल डीएनए मिले 2, और रेडियो एक्टिव डीएनए कितने मिले कि भाई रेडियो एक्टिव डीएनए जो है कि सर रेडियो एक्टिव डीएनए जो है वह 6 मिल गए। तो क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का कितना है 2, कितना आ जाएगा 1:3 जो है वह आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से बेटा हमें जो है वह क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं। किसी भी तरह के एक और क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेशन करके। मैंने क्या किया और कॉम्प्लिकेशन करते हैं, एक नॉर्मल डीएनए लिया, इसको एक बार लिखा रेडियो एक्टिव में, दूसरी रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन ले लेते हैं, दूसरी बार भी क्या लिखा रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन के अंदर, तीसरी बार क्या किया अगेन रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन, चौथी बार में क्या किया नॉर्मल नाइट्रोजन, नॉर्मल नाइट्रोजन। 4 जनरेशन ले लेते हैं इस बार। क्या कैलकुलेशन करना है, रेशियो ऑफ नॉर्मल एंड रेडियो एक्टिव डीएनए, रेडियो एक्टिव
डीएनए मॉलिक्यूल, दोनों का रेशियो जो है वो हमें लेना है। देखो बेटा, नॉर्मल डीएनए तो नॉर्मल कौन सा होगा, एन एन। इसको किस में डाला है बेटा, इसको पहली बार डाला है आर में, दूसरी बार किस में डाला है, अगेन आर में डाला है, तीसरी बार किस में डाला है, अगेन आर में डाला है, चौथी बार किस में डाला है, चौथी बार किस में डाला है बेटा, एन में डाला है। निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। मैं कह रहा हूं मेरे स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी अगर वो ध्यान से पढ़ रहे हैं तो। पहला एन, दूसरा आर, फिर एन, फिर आर। यहां पर क्या होगा बेटा, एन आर, इसका आर आर, इसका एन आर और आर आर। सही बात है, इसका निकालते हैं एन आर, क्या होगा आर आर, इसका निकालते हैं आर आर, आर आर, इसका निकालते हैं एन आर, आर आर, इसका निकालते हैं बेटा आर आर, आर आर। सही बात है, 8 बन गए, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन यहां पे एक जनरेशन और दी है तो चलो इसका निकालते हैं बेटा एन एन, आर एन, एक का बना है आर एन, आर एन, इसका देखते हैं बेटा, वापिस वही आएगा आर एन, आर एन, इसका हो गया, इसका देखते हैं बेटा आर एन, आर एन। ठीक है, यहां तक पहुंचे हम लोग, यहां तक पहुंचे 1 2 3 4 8 बनने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगले वाले 8 देखते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा एन एन, आर एन, आर एन, कहां तक पहुंचे एन एन, आर एन, आर एन, अगला भी क्या होगा बेटा आर एन, अगला क्या हो जाएगा आर एन, अगला क्या हो जाएगा आर एन, अगला क्या हो जाएगा आर एन और अगला क्या हो जाएगा बेटा आर एन। यही होगा, देख लो यही होगा। अब यहां पे कितने हैं मुझे बताओ, यहां पर रेडियो एक्टिव कितने हैं, नॉर्मल कितने हैं, नॉर्मल कितने हैं और रेडियो एक्टिव कितने हैं। नॉर्मल देखो बेटा, नॉर्मल 1 2 2 नॉर्मल है, 2 ही है नॉर्मल, नॉर्मल जो है वह 2 है तो वो देंगे 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। क्या पूछा है, नॉर्मल अपॉन रेडियो एक्टिव पूछा है। रेशियो ऑफ नॉर्मल कितने हैं बेटा, नॉर्मल है आपके 2 और रेडियो एक्टिव कितने हैं, रेडियो एक्टिव हो जाएंगे आपके 14। कितने हो जाएंगे 14, तो क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा 1:7। क्लियर है बेटा। चलिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग जो है द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे। आज कर लेता लेकिन हम लोग क्वेश्चन में बैठ गए, कोई बात नहीं, क्वेश्चन हुए अच्छी बात है क्योंकि क्वेश्चन ये वाले क्वेश्चन जो है वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है इन तरीके के क्वेश्चंस को करना, अदरवाइज आपके जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म को हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन के अंदर कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए बेटा आज की क्लास में इतना ही, लेक्चर को सेव कर लेते हैं। आई थिंक ये लेक्चर नंबर हो जाएगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का 7वां लेक्चर, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लगभग बेटा 20 लेक्चर हो जाएंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इस बार अगर हम लोग बात करें नीट 2026 की तो 8 क्वेश्चन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से आए हैं बेटा, ठीक है ना, 8 क्वेश्चन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का ये 7वां लेक्चर है। लगभग 20 लेक्चर लूंगा मैं इस चैप्टर के, तभी जाके आपके ये जो है चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।